आरोह भाग 1 में रखी गई कहानी नमक का दारोगा। लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतीय कथा साहित्य में एक प्रमुख नाम माने जाते हैं और हिंदी के शीर्ष कथाकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं। प्रेमचंद की स्थिति हिंदी कथा साहित्य में यह है कि प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद पश्चात, इस रूप में हमने हिंदी कथा साहित्य के युगों का विभाजन किया है। तो प्रेमचंद का कथात्मक अवदान हिंदी साहित्य में सर्वाधिक मानते हैं। मानने की बात यह है कि जिस रूप में उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय परंपरा को, भारतीय जीवन को उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा है, शायद कोई दूसरा कथाकार ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ। जब से हिंदी कथा साहित्य की शुरुआत मानी जाती है तो सबसे पहला नाम प्रेमचंद का आता है। उसके पहले गुलेरी जी आ चुके थे, परंपरा थी, लेकिन जो व्यापक अवदान है वह प्रेमचंद का मानते हैं। और वहाँ से हिंदी साहित्य की मुकम्मल शुरुआत होती है, जब कथा साहित्य को पुराने जो हमारा पौराणिक साहित्य था उससे अलग करके, जो फैंतासी का साहित्य था उससे अलग करके, जो राजा रानी की जो कहानियाँ थी उससे अलग करके जीवन के यथार्थ के नज़दीक लाना, भारतीय समाज के जो वास्तविक चित्र हैं उनको लेकर के आना और उसकी गत्यात्मक छवि को बनाना, यह प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी की एक ऐसी दिशा तय कर दी कि जो आगे आने वाले समय तक अन्य सभी कहानीकारों का मार्गदर्शन करती रही। इसलिए प्रेमचंद की रचनाएं हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए बनारस के लमही गांव में और थोड़े समय तक सरकारी सेवा में भी रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर के उन्होंने कुछ काम किए, फिर भी उनको नोटिस हुआ और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो अपने समाज के लिए एक आगे मशाल बनकर चलते रहे। लेखक का जीवन कैसा होना चाहिए यह भी हम प्रेमचंद से सीखते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों ने ऐसे नायक की कल्पना की जो नायक इसके पहले नहीं थे। एक गांव का गरीब किसान, एक गांव का मजदूर, एक गांव का अछूत जिसको मानते हैं, एक जो है सामान्य स्त्री। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे समाज के लोग हैं जो कभी कहानियों में स्थान नहीं पा सके थे, जो कभी किसी कथा में नायकत्व की कल्पना नहीं कर सके, उन लोगों को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्थान दिया, उनको लेकर के आए, उनको स्थापित किया और उनको नायक बनाया। और पुराने नायकों की जो छवि थी उस छवि को प्रेमचंद ने भंग कर दिया। ये सबसे बड़ा योगदान था। जो आम बोलचाल की भाषा थी, जिसको लोग अपने जीवन में बरतते थे, जिसका वो अपने निजी जीवन में, वार्तालाप में, सामान्य स्थितियों में इस्तेमाल करते थे, वैसी भाषा को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जगह दी और वो भाषा, वो बोलचाल की भाषा, वो सहजता से वो संप्रेषणीयता का गुण जो है वो पैदा करते हैं और इसलिए उनकी कहानी को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो भी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ता है। जीवन के मर्म हैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन कहानियों को समझता है। तो एक विशाल पाठक वर्ग उन्होंने तैयार किया और अपनी कहानियों में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को, जो देश के सामने जो मुद्दे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो विषय थे, ऐसे तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया
और ऐसे भी मुद्दों को उठाया जिसको पर इसके पहले साहित्य में चर्चा नहीं होती थी। ठाकुर का कुआं कहानी जो है उसमें एक दलित की जो है कहानी है, या जो पूस की रात की कहानी है वो खेत में काम करने वाला एक निर्धन जो मजदूर है उसकी कहानी है। तो ऐसे विषयों को उठाने वाले प्रेमचंद ने कहानियों के लिए व्यापक फलक का निर्माण किया और इसी कारण से आज हम उनको याद करते हैं। उनकी शुरुआती कहानी जो 1914 में लिखी गई थी, नमक का दारोगा। नमक का एक महकमा तब बना जब सरकार ने ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया, व्यापार करना रोक दिया और उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार को जब तक टैक्स न दिया जाएगा तब तक नमक जैसी अनिवार्य वस्तु का भी व्यापार नहीं हो सकता है। तो इस व्यंग के साथ प्रेमचंद इस कहानी की शुरुआत करते हैं और अपने समय के उस हर संस्था को, चाहे वो प्रशासनिक हो या न्यायिक हो, जो सरकार के जो दो बड़े स्तंभ थे उन दोनों को वो सामने लेकर के आते हैं। कथा के केंद्र में मुंशी बंसीधर हैं जो फारसी पढ़े हुए हैं, फारसी का बोलबाला है जैसा प्रेमचंद बता रहे हैं कहानी में, और फारसी पढ़े हुए व्यक्ति को नौकरी बड़ी जल्दी मिलती है ऐसी बात ही बताई हुई है। और मुंशी बंसीधर जो है वो नौकरी की तलाश में जब निकलने लगते हैं तो उनके पिता उनको बड़ी समझदारी की बातें बताते हैं, जो इस दुनिया में समझदारी मानी जाती है ऐसी बातें उनको बताते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो प्रेमचंद ने जो जीवन के व्यवहार में कुशल मुंशी जी, वृद्ध मुंशी जी हैं, उनके माध्यम से समाज में सरकारी नौकरियों के बारे में जो धारणा है उस धारणा को वो सामने रख रहे हैं कि नौकरी सरकारी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऊपरी आमदनी का कोई न कोई जरिया मौजूद हो। केवल कर्तव्य पालन करने वाली सरकारी नौकरी को सामान्य जन अच्छी नज़र से नहीं देखते, ये व्यंग में कहते हैं प्रेमचंद। यानी कि ये संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में एक सहज सामाजिक स्वीकृति मौजूद है और यह संकेत प्रेमचंद यहाँ पर वृद्ध मुंशी जी के माध्यम से दे रहे हैं। और साथ ही समाज में भ्रष्टाचार को भी एक सहज स्वीकृति प्राप्त है कि व्यक्ति को अपने लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने में कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अंग्रेजी शासन स्वयं यह काम कर रहा है तो उसके तहत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को छोटे मोटे भ्रष्टाचार करने में कोई गुरेज करना नहीं चाहिए। और यही उद्देश्य जो है वो समझाते हैं अपने पुत्र को। लेकिन वृद्ध मुंशी जी की बात को बंसीधर सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और नौकरी की खोज में निकल पड़ते हैं। जब जाते हैं तो उन्हें नौकरी मिल भी जाती है। शायद उनके जो कर्म हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनका जो ज्ञान है वो उनके काम आता है और उनको नमक के महकमे में जो नया नया खुला है उसमें दारोगा की नौकरी मिल जाती है। और जब यह संदेश मुंशी जी को प्राप्त होता है तो वो फूले नहीं समाते हैं।
उनको लगता है कि वर्षों की अभिलाषा पूरी हो गई। बच्चे को जो समझा करके भेजा था, बच्चा उस बात को समझ चुका है और आगे परिवार के लिए अतिरिक्त उपार्जन करने में भी सक्षम होगा। मुंशी बंशीधर की नौकरी हो जाती है, नमक के महकमे में काम उनको मिल जाता है। जो नमक के व्यापारी हैं वो जब आते जाते हैं तो सरकार को टैक्स चुकाते हैं, और वो टैक्स ठीक से चुकाया जा रहा है कि नहीं चुकाया जा रहा है, इसकी देख रेख करना, पड़ताल करना मुंशी बंशीधर का काम है। अब मुंशी बंशीधर एक दिन रात में सोए हुए हैं। बड़ी चित्रात्मक भाषा का उपयोग करते हैं प्रेमचंद कि दूर नदी बह रही है 1-1.5 किलोमीटर, और वहाँ से हवा आ रही है, जाड़ों की रात है, और उसमें एक सुखद नींद जो है उसमें सो रहे हैं, और उनको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है तो उनके मन में आता है कि ज़रूर कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। आजकल का समय नहीं है, वो जिस समय की चर्चा है उस समय रात में आना जाना कम ही होता था, साधन नहीं होते थे। तो उस समय गाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, उठते हैं, वर्दी पहन लेते हैं, जेब में जो है वो सरकारी जो है तमंचा डाल लेते हैं और आगे जाते हैं। जब पुल के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। पूछते हैं कहाँ जाएंगी, पता चलता है कानपुर जाएंगी। क्या है इनमें? तो उनको भेद पता चलता है कि इसमें नमक की बोरियां भरी हुई हैं। अब ऐसी हालत में वो पूछते हैं कि भाई इसका क्या प्रमाण है कि इसका टैक्स जमा हो चुका है या ये वैध तरीके से जा रही हैं। तो उनकी जब जांच पड़ताल होती है तब जो गाड़ीवान हैं वो बताते हैं कि ये गाड़ियां जो हैं वो पंडित अलोपी दीन जो दातागंज के हैं, बड़े ज़मींदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी ये गाड़ियां हैं। पूरा लश्कर जा रहा है गाड़ी में, पीछे अलोपी दीन की भी गाड़ी मौजूद है। वो भी रात में जो गाड़ियों का काफिला जा रहा है, पीछे वाली गाड़ी में वो सोए हुए हैं। तो जब बंशीधर रोकते हैं तो वो जाकर के पंडित अलोपी दीन को बताते हैं। पंडित जी को लक्ष्मी पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने जीवन में जहाँ भी लक्ष्मी जी का स्मरण करके और हाथ लगाया वो सारे दरवाजे खुलते चले गए। तो अलोपी दीन आते हैं, बड़े विश्वास से पान खाते हैं धीरे धीरे। प्रेमचंद ने बताया है कि कैसे वो उनके हर एक्शन में एक गजब का आत्मविश्वास मौजूद है कि जब वो उतरते हैं गाड़ी से और आगे आते हैं और आ करके, और जो नमक का दारोगा खड़ा है मुंशी बंशीधर, उसको नमस्कार नहीं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं आशीर्वाद, ब्राह्मण को क्यों आप तंग कर रहे हैं? तो वो एक गजब का आत्मविश्वास है कि हम तो कहीं भी खड़े होंगे और हमारे नाम से जो है रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन बंशीधर कहते हैं कि ये तो आपका काम गैर कानूनी है, तो हम आपकी गाड़ी को तो जाने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि भाई आप, हमें तो पता है कि आप इस घाट के रखवाले हैं और बिना घाट के देवता को उसका वाजिब हक दिए मैं कैसे जा सकता हूँ, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन बंशीधर कहते हैं कि नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, और मुझे इसका अगर आपने टैक्स दिया हो तो बताएं, नहीं दिया हो तो मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। तो प्रेमचंद ने लिखा है कि ये धर्म और धन का युद्ध शुरू हो गया, और धन उछल उछल करके आक्रमण करता है, और धन जो है के आक्रमण के सामने धर्म जो है वो अविचल खड़ा रहता है। मुंशी बंशीधर कहते हैं आप चाहे जितना भी रुपया दे दो, मैं यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं।
लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते हैं। तो धन के प्रलोभन के बाद भी मुंशी वंशीधर अपने रास्ते से अडिग रहे और जमींदार बदलू सिंह को आदेश हुआ, पंडित जी को गिरफ्तार करो, हथकड़ी लगाओ। और पंडित अलोपी दिन के गिरफ्तार होते ही पूरे शहर में, पूरे ज़िले में ये खबर फैल गई। जितनी मुँह उतनी बातें, सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे। रोज़ जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, जो छोटी मोटी बेईमानियां करते हैं, जो लोग दूध में पानी मिलाते हैं, ऐसे तमाम लोग भी न्याय अन्याय की बहस में कूद पड़े और चारों ओर वंशीधर की चर्चा होने लगी कि उसने एक ऐसे जमींदार को पकड़ रखा है जिसके यहाँ अंग्रेज अफसर भी जा कर के शिकार खेलते हैं, उसके यहाँ मेहमान बनते हैं। तो मामला न्यायालय में पहुंचा और जब बंशीधर लेकर के आते हैं, पंडित अलोपी दिन न्यायालय में आते हैं, तो आते समय शर्मिंदगी में आते हैं। अलोपी दिन नजरें चुरा रहे हैं, क्योंकि जीवन में उनको ऐसी स्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ा था। लेकिन प्रेमचंद बड़ी ही सावधानी के साथ अपने पाठकों को आगाह करते हैं, समझाते हैं। कहते हैं कि न्यायालय में जब आ गए पंडित अलोपी दिन, तो वो तो यहाँ के सिंह हैं, उनके पीछे वकील, मुख्तार, मुंशी, तमाम लोग, अमले, अधिकारी, चपरासी, अर्दली, जो भी हैं उस वहाँ के काम करने वाले सभी लोग, वो उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। वकीलों की पूरी फौज खड़ी हो जाती है और न्यायालय में केस आ जाता है। जज साहब पूछताछ करते हैं और डिप्टी मजिस्ट्रेट यह पाते हैं कि पंडित अलोपी दिन इतने छोटे से लाभ के लिए कोई अपराध नहीं कर सकते हैं। नमक की तस्करी एक अत्यंत छोटा अपराध है और इस नाते से उन्होंने पंडित अलोपी दिन को तो निर्दोष मान लिया और कहा कि अपने कर्तव्य परायणता के जोश में मुंशी वंशीधर अपने दिए गए कार्य से उसकी सीमा को लांघ गए, अपने दायित्वों की सीमा को लांघ गए और इसलिए उनका यह कार्य ठीक नहीं है। फैसला आते ही पंडित अलोपी दिन का सिक्का चल पड़ा, उनकी जय जयकार होने लगी, बधाइयाँ मिलने लगी। वो वहाँ से मुस्कुराते हुए निकले और बंशीधर जब निकल रहे हैं तो उनके ऊपर व्यंग बाण छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर ताने छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद कहते हैं, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था।
कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। तो बूढ़े मुंशी जी के लिए पढ़ना लिखना सब कुछ अकारत हो गया। पंडित बंशीधर अपनी ईमानदारी के कारण दंडित किए गए और प्रेमचंद धीरे धीरे बड़ी ही साफ गोई के साथ उस पूरे शासन तंत्र की बखिया उधेड़ करके रख देते हैं कि कैसे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होता है तब उसे क्या झेलना पड़ता है, और विभाग और सरकार उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। न्यायालयों की हालत क्या है, वहाँ कैसे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ किस प्रकार से न्याय का नाटक चल रहा है, और इन सब के बीच कोई भी ईमानदार व्यक्ति है उसकी क्या हालत होगी। तो ये एक कहानी अपने समय और अपने समय की संस्थाओं की पोल पट्टी खोलती है, बताती है कि उस समय के हालात क्या थे और क्यों इन संस्थाओं को बदलने की ज़रूरत उस समय स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए लोग महसूस कर रहे थे। ये बात इस एक सामान्य सी कहानी से हमें समझ में आती है। तो समय बीत गया। एक दिन पंडित अलोपी दीन स्वयं ही बंशीधर के यहाँ प्रकट होते हैं और उनकी खिदमत की जाती है। बूढ़े मुंशी जी उनसे क्षमा याचना करते हैं और अपने बेटे के किए गए कार्यों पर खेद जताते हैं। लेकिन अलोपी दीन बदले हुए अलोपी दीन हैं। वो अपने किए हुए अपराधों को छोटा मानते हैं और मुंशी बंशीधर के व्यक्तित्व को बड़ा मानते हुए आकर के कहते हैं कि आप ऐसी बात न करिए, आपका बेटा धर्म के रास्ते पर है और मैं उसको यहाँ पर कुछ निवेदन करने उससे आया हूँ। क्या निवेदन करते हैं? निवेदन करते हैं कि मैं आपके कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने धन के बल पर सबको झुका लिया। जिस भी अधिकारी से मैंने जो काम चाहा वो काम मैंने करवाया। इस पूरी यात्रा में केवल आप ऐसे मिले हैं जिसने मेरे धन की ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इस नाते से आपके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। और वो जो है प्रस्ताव देते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी संपत्ति के स्थायी मैनेजर के रूप में काम करें। 6,000 रुपया, उस समय 6,000 रुपया शायद आज के लाखों रुपए के बराबर हो। तो 6,000 रुपये वेतन और साथ में सुविधाएं, नौकर चाकर, गाड़ी, ये वो ऑफर करते हैं, बताते हैं। मुंशी बंशीधर इस प्रस्ताव को पहली बार मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बंशीधर को अलोपी दीन अपने सरल व्यवहार से, उदारता से, जैसा प्रेमचंद बता रहे हैं, वो प्रभावित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आपकी ईमानदारी बनी रहेगी, आप वही बेमुरव्वत दरोगा बन करके रहिए जो धर्म के रास्ते पर चलता हो, जो एक न सुनता हो। धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त है और मैं इसलिए आपकी सेवाओं को लेना चाहता हूँ। और
मान सम्मान पाने के बाद, चूंकि सरकार ने ठुकरा दिया था, मान सम्मान पाने के बाद बंशीधर पंडित अलोपी दीन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और वो उस स्टाम्प पेपर लगे हुए करारनामे पर साइन कर देते हैं जो पंडित अलोपी दीन लेकर के आए थे। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो इस कहानी का यह एक सुखद अंत है। प्रेमचंद की जो शुरुआती कहानियां हैं उसमें इस प्रकार का आदर्शवाद मिलता है कि जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलेगा उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक विश्वास है उनके मन में, मनुष्यता के प्रति विश्वास है, अपने समाज के प्रति शायद विश्वास है, आगे आने वाले संघर्ष में सकारात्मक भाव से चलने की सोच मौजूद है। इसलिए उनकी कहानियों में एक प्रकार का आदर्शवाद दिखाई देता है। उन्होंने स्वयं ही इस आदर्शवाद शब्द का, यथार्थवादी आदर्शवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये कहानी एक तरह से हमें मानवीय मूल्यों के प्रति एक विश्वास भी दिलाती है और आगे सकारात्मक भाव भी मन में भरती है। भाषा की दृष्टि से देखें तो जो प्रेमचंद की अपनी खास विशेषता है कि हिंदुस्तानी का उपयोग करते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के ही शब्द उस समय की भाषा में जो प्रचलित शब्द हैं, जो लोक में प्रचलित शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, वो खूब आते हैं और कहानी को संप्रेषणीय बनाते हैं। तो इस रूप में हम इस कहानी को देख सकते हैं कि अपने समय में जो संस्थाएं जो विघटित हो रही थी, जो टूट रही थी, और उसके साथ जो जनमानस की जो सोच बन रही थी, उन संस्थाओं के प्रति, उसमें काम करने वाले अधिकारियों के प्रति, वो एक महत्वपूर्ण संदेश इस कहानी के साथ, बंशीधर की कहानी के साथ, वह भी संदेश प्रेमचंद पाठकों के सामने रखते हैं कि ये कितनी खोखली संस्थाएं हैं। यहाँ पर न्याय नहीं होता है, न्याय का नाटक होता है। सरकारी महकमों में काम नहीं होता है, काम करने के नाम पर रिश्वतखोरी का बोलबाला है। लेकिन उसके साथ एक सकारात्मक संदेश है। न्याय के रास्ते पर चलने वाले, अपने कर्म में भरोसा करने वाले जो लोग हैं, उनको भी प्रेमचंद कहते हैं कि उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सम्मान का कोई न कोई जरिया इस समाज से निकल करके आएगा, यहाँ पर जैसे पंडित अलोपी दीन आए। तो ये कहानी जो प्रेमचंद की शुरुआती दौर की कहानी है, वो हमारे मन पर एक अमिट प्रभाव डालती है, अपनी सरलता से, अपनी भाषा की संपदा से और अपने कथ्य से। धन्यवाद।